चलिए आज के इस वीडियो में आपका बहुत सारा डाउट क्लियर करेंगे। ये कोई एक चैप्टर नहीं बल्कि बहुत सारे चैप्टर का मिला जुला रूप है और इस वीडियो को देखने के बाद एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, केमिस्ट्री के प्रति जो रुझान है आपका, जो कह सकते हैं इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोग को लगता है कि केमिस्ट्री बोरिंग चीज है, केमिस्ट्री केवल रटने वाला चीज है, यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला होता है और उस फार्मूला का कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह से फिजिक्स अच्छा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, केमिस्ट्री वैसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा खतरनाक खतरनाक टर्म वाला सब्जेक्ट है, इसलिए अधिकतर कैंडिडेट जो है इसको बहुत टफ समझ लेते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं, केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, जरूर इंटरेस्टिंग है, हालांकि फिजिक्स के बराबर तो नहीं, लेकिन ये भी है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि नया नया चीज सीखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ चीजें आप जानते हो, बहुत सारा चीज जानते हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि बहुत नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप समझ पाएंगे कि तत्व क्या होता है, जो कि सभी लोग को पहले से ही पता है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समझ पाएंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, अष्टक नियम क्या होता है। आप समझ पाएंगे कि तत्व आपस में मिलकर के यौगिक कैसे निर्माण करते हैं। और ये जो फार्मूला बनता है, जैसे आप देखते होंगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो NaCl लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिखते हैं तो KCl लिखते हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं तो MgCl2 लिख देते हैं। ऐसा क्यों भाई? कि यहाँ पर था तो केवल आप Cl लिखे, यहाँ पर भी केवल Cl लिखे, और जब मैग्नीशियम के साथ आया तो Cl2 लिख दिए। क्यों ऐसा? क्या इसके पीछे लॉजिक है? एग्जाम में अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ केवल Cl होगा और कहाँ पे Cl2 होगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और अलग तरीके से, जैसा आप जानते हैं हो सकता है वैसा ना हो, कुछ अलग तरीके से हो, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। एकदम शुरुआत से बेसिक से चलेंगे और कोशिश करेंगे हर चीज हम बता पाए, लेकिन तब भी ये वीडियो उन्हीं को पूरा समझ में आएगा जो केमिस्ट्री पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। यदि आप केमिस्ट्री पहले से कुछ भी नहीं जानते हो तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए। परेशान नहीं हुई, कोशिश करिए, समझ में आए तो ठीक है, और ना समझ में आए तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तत्व उसे कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हो। उदाहरण के लिए आयरन। आयरन क्या है? तत्व है। क्यों? ये केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। ये केवल और केवल आयरन के परमाणु से मिलकर बना है। ये केवल किससे मिलकर के बना है? आयरन के एटम से मिलकर बना है। ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। क्यों? क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। इसी तरह से गोल्ड भी जो है आपका तत्व है, और कई तत्व हैं, जानते होंगे अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो तत्वों की संख्या तो बहुत अधिक है, उसमें से कुछ कुछ तत्व जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप डे टू डे लाइफ में भी सुनते रहते हैं और वो एग्जाम में भी पूछते रहता है, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। तो ये सभी नाम से आप वाकिफ हैं। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी तत्व का यदि ये लंबा चौड़ा नाम है आयरन, तो इतना आयरन न लिख करके इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। हाइड्रोजन पूरा न लिख करके शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हैं। हीलियम के लिए क्या करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन के लिए आप H लिख दिए, H से शुरू हो रहा है, H लिख दिए। हीलियम भी तो H से शुरू हो रहा है, तो हीलियम के लिए भी यदि आप H लिख देंगे तो होगा क्या? पता नहीं चलेगा कि कहाँ H का मतलब हाइड्रोजन है और कहाँ H का मतलब हीलियम है। तो किया क्या गया है कि हाइड्रोजन के लिए केवल H यूज किया जाता है और हीलियम के लिए HE यूज किया जाता है। H बड़ा और E छोटा। यदि कहीं ऐसा लिखा हो कि एक बड़ा और दूसरा वाला यदि छोटा है तो समझ लीजिएगा वो कोई एक ही तत्व है, दो अलग अलग तत्व नहीं है। मान लीजिए हम यदि ऐसा लिखे तो आप क्या समझिएगा? दो अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम C बड़ा और L छोटा लिखते हैं तो समझ लीजिएगा एक ही है। क्लियर? यदि एक बड़ा लिखा दूसरा यदि छोटा लिखा है तो समझ लेना है कि कोई एक ही तत्व है। जैसे He लिखा है तो एक ही तत्व है, हीलियम की बात हो रही। क्लियर यहाँ पे? लेकिन यदि मान लेते हैं ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? C लिखा है और O लिखा है, ये भी बड़ा लिखा है। यदि दोनों ही बड़ा लिखा है मतलब ये एक अलग है और ये एक अलग है। लेकिन ऐसा लिखा है M बड़ा और G छोटा, तो समझ लेंगे ये कोई एक ही तत्व है और ये मैग्नीशियम है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ पाए होंगे। एक और लिख लेते हैं, जैसे
ए बड़ा लिखा और यदि एल छोटा लिखा तो समझ लेना कोई एक ही है और एल्युमिनियम की बात हो रही है। तो समझ गए होंगे। और ये संकेत कहलाता है, सिंबल कहलाता है। ठीक है, क्लियर। यहां से ध्यान रखिएगा, ये जो संकेत हैं, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, ये इंग्लिश नाम से आया है। हाइड्रोजन के इंग्लिश नाम से आया है, हीलियम के इंग्लिश नाम से आया है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका सिंबल, जिसका संकेत उसके इंग्लिश नाम से नहीं बल्कि लैटिन नाम से आया है, और वो चीजें आपको रटनी होंगी। आप पहले जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम इंग्लिश नाम है और इसका लैटिन नाम नेट्रियम है। लैटिन नाम क्या है आपका? नेट्रियम। और इसका सिंबल होता है Na। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका सिंबल है Na, वो इसके लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। क्लियर यहां से। उसी तरह से पोटेशियम, इसका लैटिन नाम होता है केलियम। क्या होता है? केलियम। और इसका जो सिंबल है वो होता है के, मतलब इसका जो सिंबल के है वो लैटिन नाम केलियम से आया है, पोटेशियम से नहीं। ठीक है। इसी तरह से गोल्ड के लिए Au होता है, ओरम। सिल्वर के लिए अर्जेंटम होता है, मतलब उसका लैटिन नाम, तो सिंबल Ag यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, सारा चीज हम बता दे रहे हैं, वेट करिए। यदि आप जानते हैं तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का पहचान होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का पहचान संख्या होता है। जिस तरह से आपका पहचान संख्या, बैंक में चले जाए तो अकाउंट नंबर आपका पहचान संख्या है। कोई सरकारी काम कराने जाए तो आधार नंबर आपका पहचान संख्या है। तो जिस तरह से आधार नंबर आपका पहचान संख्या है, आधार नंबर से आपकी पहचान होती है, ठीक उसी तरह से हर तत्व का एक पहचान संख्या होता है और उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, हर तत्व का अपना एक पहचान संख्या होता है और वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर किसको लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, उसमें जितने प्रोटॉन है, उसमें जितने क्या है? प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है और वही उसकी पहचान है ना। जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर और वही उसकी पहचान संख्या है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि सामान्य स्थिति में कहने का मतलब होता है जब वो किसी के साथ मतलब रिएक्शन ना किया तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घटते बढ़ते रहता है। रिएक्शन करता है ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी होते रहती है, लेकिन प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर यहां से। तो जब भी हम कहें एटॉमिक नंबर तो समझ लीजिएगा उतने प्रोटॉन है, वही उसकी पहचान संख्या है। और सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि हम हीलियम लिखते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1 प्रोटॉन है। इसी तरह से लिथियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, माने 3 प्रोटॉन। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा। ठीक है। तो इसी तरह से यदि और लिखते हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन लिख दिए तो ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन तो इसका 7 होता है। क्लियर यहां से। इसी तरह से और लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम लिख दिए। सोडियम के लिए सिंबल Na यूज करते हैं, नाइट्रोजन उसका लैटिन नाम है तो उसका 11 होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे 12 होता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे 13 होता है। पोटेशियम की बात करेंगे 19 होता है। अब बोलिएगा ये सर आप कैसे जान जा रहे हैं? तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें आपको रटनी होंगी कि हाइड्रोजन का कितना है, हीलियम का कितना है, लिथियम का कितना है, बोरॉन का कितना है, कार्बन का कितना है। ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। 118 तो जरूर है, लेकिन आपको याद करना है कितना? तो 1 से लेकर के 40 तक तो याद करना ही होगा। 1 से लेकर के 40 तक याद करना जरूरी है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये चैप्टर हर एग्जाम में काम आना है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये चीज आपको काम ना है। ओवरऑल पूरा केमिस्ट्री का मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं मेन चीज हम आपको आज जो है बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो एकदम जरूर पैसेंस के साथ आप देखते रहिए। अब ध्यान रखना है कि ये जो एटॉमिक नंबर है इससे क्या पता चलेगा हमें? प्रोटॉनों की संख्या। हम बोले इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है। प्रोटॉन जो होते हैं सारे वो उसकी नाभिक में होता है। जैसे किसी में 11 प्रोटॉन है तो वो उसकी नाभिक में होंगे 11 के 11 पूरे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सन के चारों तरफ पृथ्वी या बाकी ग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी या बाकी जो ग्रह है मंगल बुध बृहस्पति वो सभी चक्कर लगाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है विभिन्न कक्षाओं में। कक्षा कहने का मतलब जिस रास्ते से वो चक्कर लगाता है, जिस रास्ते से वो चक्कर लगाता है उसी को कक्षा। और ध्यान रखिएगा कक्षा को ही इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं
और इसको जो है सेल भी कहा जाता है और सेल को हिंदी में कोष भी कहा जाता है। तो हम यदि कभी कक्षा कहें, कभी ऑर्बिट कहें, कभी सेल कहें, कभी कोष कहें तो समझ लीजिएगा एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जब जो मुंह से निकल जाता है क्या करिएगा, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार हम ऑर्बिट ही बोल पाए, हो सकता है कभी कक्षा निकल जाए मुंह से, कभी सेल निकल जाए मुंह से, तो एक ही चीज है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या कक्षा का कुछ नाम भी होता है क्या। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा का नाम होता है। यदि पहली कक्षा है तो उसका नाम K दिया जाता है, यदि दूसरी कक्षा है तो उसका नाम L दिया जाता है, यदि तीसरी कक्षा है तो उसका नाम N दिया जाता है और इसी तरह से आगे भी, ठीक है। और यदि K है तो पहली कक्षा है और पहली कक्षा के लिए n = 1 लिखिएगा, यदि दूसरी कक्षा है तो n का वैल्यू 2 लिखिएगा और तीसरी कक्षा है तो n का वैल्यू 3 लिखिएगा, तीसरा हमने n का वैल्यू 3, n माने कितने नंबर की वो कक्षा है, और यदि n आ गया तो n का वैल्यू 4 और इसी तरह से होगा। क्लियर यहाँ से। अब ध्यान क्या रखना है कि किस कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए वो फार्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। जैसे k कक्षा में कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं यदि हमको जानना है तो क्या करेंगे, 2 का 2 और n का वैल्यू लेंगे कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 आया। आप जानना चाहते हैं L कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो L के लिए आप पुट करिए फार्मूला 2 का 2 और n कितना रखिएगा, n 2 रखेंगे मैंने 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर किए 4 आया, ये हमारा आ गया 8, ठीक है। अब हमारा जो m कक्षा उसमें अधिक से अधिक कितना हो सकता है यदि जानना चाहते हैं तो यही लगा देंगे 2 का 2 और n माने 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 आया, तो ये हमारा आ गया कितना, 18 आ गया। तो समझ पाइए ये क्या निकला हमारा कि अधिक से अधिक उतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उतना इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसकी अधिकतम क्षमता है। उदाहरण के लिए आपकी अधिकतम क्षमता है 6 रोटी खाने की, कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा 6 रोटी खाएं, कभी 5 रोटी, कभी 4 रोटी, हो सकता है कभी 6 रोटी, ठीक है। तो ये अधिकतम क्षमता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान जो रखना है आपको, वो क्या ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि कोई भी कक्षा है L, उसकी अपनी कुछ क्षमता है, M उसकी अपनी कुछ क्षमता है, N उसकी भी अपनी कुछ क्षमता है क्षमता कितनी आई थी, इसका 2 आया होगा, आप चेक किए होंगे तो अभी हम दिखाए हैं, इसका 8 आया था, इसका 18 आया था, ठीक है। इसी तरह से आप इसका निकाल करके देखिएगा कितना आता है, 2n² से निकल जाएगा। अब इसकी जो है अधिकतम क्षमता कितनी है, 18, लेकिन यही यदि लास्ट कक्षा हो, यही यदि लास्ट कक्षा हो जाए, मतलब आगे हो ही नहीं, बस यही तक लास्ट है, तो ऐसी स्थिति में इसमें 18 नहीं होगा, क्षमता भले 18 है लेकिन यही यदि लास्ट कक्षा हो ना तो 18 नहीं होगा, ठीक है। अधिक से अधिक 8 ही होगा। क्या ध्यान रखिए कि जो सबसे लास्ट कक्षा होगी उसकी अपनी क्षमता भले कुछ भी हो लेकिन उसमें अधिक से अधिक 8 ही होंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कोई n कक्षा है तो उसकी अपनी क्षमता हो सकता है 32, 40, 45 कुछ भी हो, लेकिन यदि वही लास्ट है उसके बाद और कोई कक्षा यदि नहीं है तो उसकी क्षमता भले कुछ हो, अधिक से अधिक 8 ही होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। समझ पाए? बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। 8 हो सकता है या फिर उससे कम होगा। अब यहां पर देखते हैं 1-2 एग्जांपल लेकर के, ठीक है, कि हाइड्रोजन में कैसे होगा, हीलियम में कैसे होगा, लिथियम में कैसे होगा, देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, K कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। K की क्षमता कितनी है, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो जितनी क्षमता उतना भी नहीं है इसमें। हीलियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, K कक्षा में, क्योंकि K की अधिकतम क्षमता कितनी है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें समा गए, ठीक है। अब इसी तरह से मान लेते हैं लिथियम लेते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, माने 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 किस तरह से होगा बताइए, क्या 3 का 3 K कक्षा में आ सकता है क्या, बोलेंगे नहीं आ सकता है सर, K की अधिकतम क्षमता तो 2 है, तो 3 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 3 नहीं आ सकता, 2 तो आ सकता है। लिथियम में 2 इसमें आ गया, K कक्षा में आ गया, तो 3 में से 2 यहां यूज हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो L कक्षा में चला जाएगा। क्लियर यहां से? इसी तरह से यदि और हम लिखते हैं, मान लेते हैं आपका क्या ले लें, मान लीजिए हम ले लिए बोरॉन, क्या ले लिए, बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है,
ठीक है। बोरॉन ले लिए तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये k कक्षा में पांचों तो नहीं जा सकता, नहीं, कितना जा सकता अधिक से अधिक 2। l कक्षा में कितना चला जाएगा, 5 में 2 यहां, तो बचा कितना 3 चला जाएगा l कक्षा में। समझ गए? दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन k कक्षा में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन जो होगी वो l कक्षा में होंगी। सोडियम की बात करते हैं, मान लेते हैं यदि, तो सोडियम में 11 होता है टोटल, ठीक है। अच्छा, सोडियम से पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये किस तरह से होगा, 2 होगा यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पे 2 चला जाएगा अधिकतम क्षमता, उसके बाद बचा कितना, 8 में 2 यहाँ यूज हो गया तो 6 बचा। क्लियर यहाँ से? अब उसके बाद जैसे हम बात करें सोडियम का, तो इसका होता है 11, 2 इसमें चला जाएगा, चला गया, तो 11 में 2 यहाँ चला गया, तो बचा कितना 9। अब चेक करिए क्या 9 इलेक्ट्रॉन इसमें समा सकता है क्या एल में? नहीं। क्यों नहीं? एल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? थोड़ा सा पीछे आप याद करिए, हम बताए थे कि एल की अधिकतम क्षमता 8 होती है, तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता इसमें। सोडियम में है 11, 2 यदि k कक्षा में k ऑर्बिट में चला गया तो उसके बाद 9 ना बचता है, तो 9 तो l कक्षा में समा ही नहीं सकता। मतलब सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि l ऐसा रूम है जिसमें अधिक से अधिक 8 लोग ही रह सकते हैं, 9 लोग नहीं रह सकते उसमें, ठीक है। तो 9 लोग नहीं रह सकते, कितने रह सकते हैं? 8 लोग। एक बच गया ना, 2 और 8 10 यूज हो गया ना, 11 में 10 यूज हो गया, तो एक और बचा, तो एक चला जाएगा m कक्षा में। क्लियर यहां से? अब इसी तरह से क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का 17 होता है। अब बताइए किस तरह से होगा, क्लोरीन 17 है तो किस तरह से होगा? बोलिए सर 17 है ना, तो 2 इसमें चला जाएगा, 8 इसमें चला जाएगा, 10 यूज हो गया, तो 17 में 10 यूज हो गया तो 7 और बचा, तो 7 चला जाएगा m कक्षा में, ठीक है। अब आगे जब जरूरत पड़ेगा ना हमको, कितना हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? सोडियम का लिख देंगे 2 8 1, मतलब ये k कक्षा, l कक्षा, m कक्षा, ठीक है। हमको क्लोरीन लिखना रहेगा तो हम लिख देंगे इसका 2 8 7, मतलब ये k कक्षा समझ लीजिएगा, l कक्षा समझ लीजिएगा, m कक्षा समझ लीजिएगा, हम केवल इतना ही लिखेंगे 2 8 1 2 8 7, ठीक है। समझ पाएंगे? उम्मीद करते हैं। चलिए अब हमको नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लिए। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो हम बताए हैं ये सेल वाला बताए हैं, सब सेल भी होता है, लेकिन उसको फिलहाल हम अभी नहीं बता रहे हैं, उसको बताने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर जो हमारा पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है, अष्टक नियम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, हर तत्व, चाहे वो आपका सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो या आयरन हो या कोई भी हो, हर तत्व चाहता है, क्या चाहता है कि हमारा जो सबसे बाहरी कक्षा हो, हमारा जो सबसे बाहरी कक्षा हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक है। यही जो इच्छा है तत्वों की, या कहें ये जो प्रवृत्ति है, ये जो टेंडेंसी है, इसी को ऑक्टेट कहा जाता है, हिंदी में अष्टक कहते हैं। हर तत्व क्या चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना, मतलब बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। सबकी अपनी इच्छा है, आपकी भी अपनी कुछ इच्छा होगी। तो तत्वों की इच्छा होती है कि हमारा जो बाहर वाला सबसे हो कक्षा, उसमें कितने पूरे हो जाए? 8 पूरे हो जाए, ठीक है। 8 यदि हुआ तो वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल माने अस्थिर हो जाता है। और इस दुनिया का हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें। जैसे आप क्या चाहते हैं, इधर उधर भटके चारों तरफ, कि एक जगह स्टेबल हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए। बोलिएगा सर हम तो चाहते हैं कि एक जगह स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। तो दुनिया का हर चीज चाहता है हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। वो स्टेबल तब होगा जब उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे आपका अपना कुछ सपना है, जब वो सपना पूरा हो जाएगा तो आप स्टेबल हो जाएंगे। तो हर तत्व का भी अपना सपना है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, इच्छा है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चीज लागू नहीं होता है हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन और हीलियम में लागू नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम 8 नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम 2 यदि है तो वो स्टेबल हो जाता है, 2 में ही वो स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी सभी 8 में होंगे। बोलिए ऐसा क्यों? आप बताइए। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो k कक्षा में चला गया। हीलियम में भी ऐसा ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है और वो k कक्षा में चला गया, और k की अधिकतम क्षमता है ही 2, इसमें 8 कैसे आ सकता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा ना बाहर में, तो वो स्टेबल स्थिर हो जाएगा, ठीक है। इसी अस्थिरता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है,
तत्व आपस में दूसरे तत्वों के साथ मिलकर के केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोजन करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, रासायनिक रूप से जुड़ना। रासायनिक रूप से जुड़ना का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेन देन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ना। यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ रहा है तो उसी को हम कहेंगे रासायनिक संयोजन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बताए कि हर तत्व स्थिरता, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही दूसरे तत्वों के साथ मिल करके केमिकल कॉम्बिनेशन करता है और कंपाउंड माने यौगिक का निर्माण होता है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा जो कि हम आगे यूज करेंगे। जैसे हम सोडियम के केस में 2 8 1 लिखे थे, तो इसको यदि हम छापना चाहेंगे तो ऐसे छाप सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 8 को ऐसे डाल दीजिएगा 8 को, और एक जो है वो इसमें चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं फिगर की सहायता से। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं जहां पे हम आपको बता रहे थे, समझाने जा रहे हैं, समझा रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल लेकर के सोडियम और क्लोरीन का। ये एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कॉमन है, सबसे ज्यादा आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, इसीलिए। सोडियम की बात करेंगे, ये सोडियम है, ध्यान रखिएगा। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, याद होगा आपको, हम कुछ देर पहले बोले थे। और सोडियम का जो संकेत है वो उसके लैटिन नाम नेट्रियम से है। तो किस तरह से होता है सोडियम में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो रटिएगा घर में जाकर के। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। क्या इसका मतलब कि 11 प्रोटॉन होंगे, और हम बोले सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते होंगे और नहीं जानते तो सुन लीजिए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो यदि 11 प्रोटॉन है तो प्लस 11 चार्ज माने आवेश हिंदी में, और यहाँ पर माइनस 11 माने 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर माइनस 11 चार्ज, माइनस 11 आवेश। ठीक है, अब बताइए प्लस 11 माइनस 11 क्या होता है? 0। ठीक है, ये सामान्य स्थिति में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चूंकि इक्वल है इसीलिए कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है फिलहाल अभी। इसी तरह से क्लोरीन में देखते हैं, तो क्लोरीन में किस तरह से होता है भाई? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका क्या मतलब है कि 17 प्रोटॉन होंगे, सही, और 17 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे 17। क्लियर? प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो प्लस 17 माइनस 17 क्या रिजल्ट आएगा? तो वही 0। दैट मींस क्लोरीन पे भी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अभी कोई आवेश नहीं है, आगे आवेश आ जाएगा, अभी रुकिए थोड़ा सा। अब होता क्या है कि इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है देखते हैं। 11 में से 2 के कक्षा में, 8 एल कक्षा में, और 1 चला जाएगा एम कक्षा में। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, सोडियम है ये, 8 इस वाले में चला जाएगा और 1 चला जाएगा इस वाले में। यहाँ पर किस तरह से होगा? 17 है यदि तो 2 8 7, यहाँ में भी आप फिगर छाप सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दीजिएगा, और इसमें कितना रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब बताइए इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। हम क्या बोले? हर तत्व चाहता है क्या है? 8 पूरा करना। क्या चाहता है? 8 पूरा करना। उसी 8 पूरा करने के लिए ही दोनों आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। वैसे हकीकत में इलेक्ट्रॉन का लेन देन या शेयरिंग पहले होता है, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए होता क्या है। ठीक है, कि ये जो हमारा सोडियम है, ठीक है, इसमें 2 8 1 इस तरह से है। क्लोरीन है, इसमें 2 8 7 इस तरह से है। ठीक है, होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल करके उसमें चला जाता है, क्लोरीन में चला जाता है। सोडियम से निकल करके उसमें चला जाता है। इसी को हम थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यदि कहें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये दान दे दिया ना इसको, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके उसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ठीक है, या कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, क्लियर है? यहां से क्या होगा ऐसा होने से?
सोचिए थोड़ा सा, क्या कोई चार्ज आ जाएगा क्या, कुछ आवेश आ जाएगा क्या यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, इससे निकल कर उसमें चला जाए? तो हाँ आ जाएगा। कैसे? यदि एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा तो अब इसमें सोडियम में क्या बचेगा? 2 और 8 बचेगा ना। और क्लोरीन में क्या स्थिति हो जाएगी? ठीक है, क्लोरीन में हो जाएगी इस तरह से ना, किस तरह से? 2 8 7 था इसमें बाहर वाला में, और एक इलेक्ट्रॉन जो गया वो बाहर वाले के साथ ही चला जाएगा। तो 7 में यदि एक ये इसका वाला उसमें चला जाएगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7 + 1 8 हो चुका है। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और इसकी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए 8 ही बचा है। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान दे दिया। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन दान देता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान देता है, और वो सामान्यतः धातु होता है। सामान्यतः क्या होता है? धातु होता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, सोडियम 2 8 1, बात करेंगे मैग्नीशियम तो 2 8 2 होता है, बात करेंगे एल्युमिनियम 2 8 3 होता है। तो देख सकते हैं कितना है, 1 है 2 है 3 है। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे पोटेशियम तो होता है 2 8 8 1 होता है, इस तरह से होता है। अभी इस पे नहीं जाइएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, हम बताएंगे कभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाहरी कक्षा में 1 है, ठीक है, और यदि हम बोले 1 2 या 3 है तो इलेक्ट्रॉन दान ही देता है। ठीक है, और इसी का उल्टा देखिएगा, क्लोरीन में कितना था? 7। 5 हो 6 हो या 7 हो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूरा करता है। 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो, तो वैसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। और ये सामान्यतः अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जैसे क्लोरीन अधातु है, क्लोरीन क्या है? आपका अधातु है। क्लोरीन गैस है और सारा गैस अधातु कैटेगरी में जाता है, नॉन मेटल कैटेगरी में जाता है। क्लियर यहाँ से? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉन दान ही क्यों देगा, वो रिसीव ही क्यों करेगा? तो भाई सोच करके देखिए, यदि किन्हीं को लग रहा है तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 8 1, ये एक दान दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी से लेना चाहता है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल चीज होगा। सोच करके देख लीजिए कि एक देना ज्यादा आसान है किसी को या 7 लेना ज्यादा आसान है। लालची मत बनिएगा, थोड़ा सा फ्री माइंड होकर के सोचिए। बोलिए सर वैसे यदि देखा जाए तो एक देना ज्यादा आसान है, 7 लेना थोड़ा सा मुश्किल। तो यही होता है, एक देना ज्यादा आसान, ये दे देता है। और धातु का गुण ही वही है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन दान देने वाला है, उस पर धन आवेश आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन लिया है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ये चीज याद कैसे रखेंगे? जो देता है वो धनी होता है, देने वाला हमेशा धनी होता है। जो लेता है किसी से, उसको हम बोलते हैं कि हम आपके ऋणी हैं। देने वाला हमेशा धनी होता है, लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप अपने गांव में भी देखे होंगे, जो सबको देता है बोलते हैं बहुत धनी है वो, और यदि सबसे लेके रखा है या आप खुद किसी से लिए हैं तो आप उसको बोलते हैं हम आपके ऋणी हैं। क्लियर यहां से? अब ये कैसे आया, इस पे धन आवेश उस पे ऋण आवेश कैसे आया? यदि इसको समझना है तो समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें था आपका सामान्य स्थिति में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन था, सही। ये 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1 इस तरह से बटा है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, तो भैया जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन तो नहीं दिया है, प्रोटॉन नहीं लगने होता है, प्रोटॉन तो 11 ही बचा है, इस पे प्लस चार्ज होता है, प्लस 11। और 11 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है। अब यहाँ प्लस माइनस आप कर लीजिए, प्लस 11 माइनस 10 क्या आता है? बोलिएगा सर +1 आता है, ये तो हम पहले से जानते हैं, हमें पढ़े थोड़ा बहुत। तो देख लीजिए, सोडियम क्या किया था, Na क्या किया था, दान दिया था ना, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया है। और थोड़ा सा यदि आप ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन दान दिया था उतना का ही चार्ज आया है। एक इलेक्ट्रॉन दान दिया था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया है इस पे। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा तो उस पर 2 चार्ज आ जाएगा और वो 2 प्लस में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं मैग्नीशियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब 12 प्रोटॉन होंगे प्लस 12, और 12 जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब यहाँ पर सामान्य स्थिति है ये, तो फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है,
लेकिन जब वो दान दे देगा, ठीक है, दान देगा कौन वाला, ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरह से होता है 2 8 2, तो कौन वाला दान देगा, ये बाहर वाला 2 दान देगा। अब जब बाहर वाला 2 दान दे देगा तब फिर कितना बच जाएगा, प्रोटॉन तो 12 ही बचेगा, समझ पा रहे हैं, प्रोटॉन 12 ही बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 में 2 यदि दान दे दे तो अब जो है कितना बचेगा, 2 और 8 खाली बचेगा, मतलब 10 बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, कितना आया +2, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया प्लस 2 चार्ज हो गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दान दिया प्लस 1 चार्ज आ गया, समझ गए ये चीज। अब देखते हैं जो रिसीव किया था उसके साथ कैसे माइनस चार्ज आएगा, क्लोरीन में कैसे माइनस चार्ज आएगा देखते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, दैट मीन सामान्य स्थिति में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, और ये 17 इलेक्ट्रॉन 2 8 7 इस तरह से है। जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन तो उतना ही है, लेकिन जब ये किसी से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, 7 है तो 1 ही ना लेगा, तो जब 8 उसका पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा किस तरह से, 2 8 और 7 में से 1 ले लेगा तो हो जाएगा 8 में 8 2 10 और कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, कितना आ गया -1, जो लिया उसमें माइनस चार्ज आया और जितना लिया था उतना का ही माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, प्लस ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि माइनस चार्ज का क्या मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले चुका है, चाहिए ना, जिससे भी लिया होगा, क्लियर यहां से। अब नेक्स्ट हम लोग जो है देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, उसके बाद हम आपको कंपाउंड जो बनता है उसको बताते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे सोडियम 2 8 1 है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो केवल इतना बचेगा, और हम आपको तुरंत अभी बताए हैं कि ऐसा होने से इस पे 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस। क्लोरीन पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, तो उसको ऐसा लिखेंगे। मैग्नीशियम बताइए क्या होगा, बोलिएगा सर मैग्नीशियम में 2 8 2 होता है, तो ये वाला ये दान दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, तो इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी हम करके दिखाएं आपको पहले, ठीक है। तो ये आपका इस पे 1 चार्ज, इस पे 2 प्लस चार्ज। इसी तरह से एल्युमिनियम है, तो देखिएगा 2 8 3 इसको दान दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो इस पे 3 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितना चार्ज उपस्थित है, जितना आवेश, जितना चार्ज उपस्थित है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। फिलहाल आप ये मान कर चलिए कि ये एक नाम है, एक टर्म है, ठीक है। तो अब आपको जो है हम थोड़ा सा यहाँ समराइज करके बताते हैं कि यदि Mg2+ लिखा है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझना है कि इस पे 2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। दूसरा क्या समझना है, प्लस क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन दान दिया था या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, बोलिएगा सर प्लस आया है ना, इलेक्ट्रॉन दान दिया होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान दे चुका है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दान दे चुका है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, कहीं और चला गया है, ठीक है। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है तो इसका अपना तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, हाँ हो गया होगा। नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं लोग, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। हम तुरंत समझाएं लेकिन फिर भी समझा देते हैं, जो लोग जानते हैं परेशान मत होइएगा, क्या करिएगा, सबको समझ में आना जरूरी होता है। 2 8 2 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, ठीक है, बाहर में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, तो क्या बचेगा, प्रोटॉन 12 बचेगा और इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 10 बचेगा। आप देख सकते हैं प्रोटॉन 12 और 10 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम तो हो गए और उतना का ही चार्ज आ जाएगा प्लस। क्लियर यहां से। तो जब आगे हम कहें कि इतना चार्ज है 2 प्लस, तो समझ लीजिएगा ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। हम चार्ज कहें या ऑक्सीडेशन नंबर कहें, बात बराबर है, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि कंपाउंड बनता कैसे है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अभी जितना भी हम एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए अभी तक, इन सब में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जा रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होती है,
यहां पर साझेदारी नहीं हो रही थी, बल्कि यहां पे क्या हो रहा था, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये वाला चला जा रहा था क्लोरीन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये दान दे देता है और ये ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके उसमें चला जाएगा, लेकिन आपका हमेशा ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बीचों बीच रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जिस तरह, जैसा कि मान लीजिए कि आप दो स्टूडेंट मिलकर के एक टेबल ले लिए साझेदारी में, टेबल ले लिए साझेदारी में, तो टेबल राम मान लेते हैं, राम एक दोस्त है और श्याम एक दोस्त है, तो टेबल क्या करेगा? राम रख लेगा, श्याम रख लेगा या बीच में रखेगा? बोलिएगा सर साझेदारी तो बीच में रखना पड़ेगा। सेम वैसा ही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन बीच में होता है। ठीक है, और जब ट्रांसफर होता है तब तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर शेयरिंग किसमें होगी और ट्रांसफर किसमें होगा? ध्यान रखिएगा, एक यदि धातु है और एक यदि अधातु है। क्या? एक धातु है और एक अधातु है। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम क्या है? धातु। यम यम आने वाला धातु होता है, केवल हीलियम और सेलेनियम को छोड़ दीजिएगा। हीलियम और सेलेनियम को छोड़िए, अम आया तो गैर, मतलब मान कर चलिए धातु ही हो, तो ये आपका धातु है। और क्लोरीन जो है हमारा धातु है। तो यदि एक धातु और एक अधातु हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे जो है वो माइनस चार्ज। लेकिन यदि दोनों अधातु हो, दोनों क्या हो? अधातु हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही क्या है? अधातु है। कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, तो यहाँ पर अधातु के केस में ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी। समझ गए चीजें? और एक चीज यहीं पे हम आपको बता देते हैं, क्या भाई, कि यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो और कंपाउंड बने तो ऐसी स्थिति में उसको जो है कहा जाता है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। समझाते हैं, रुक जाइए। इसी को आयोनाइजिंग बॉन्ड भी कहते हैं, हिंदी में आयनिक बनना। कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके उसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि हमेशा ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। यदि शेयरिंग हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड बनेगा हम कहेंगे दोनों के बीच जो है कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और बॉन्डिंग बना है, कंपाउंड बना है, और कोवैलेंट का मतलब होता है साझेदारी हुआ है। समझ गए चीजें? कोवैलेंट को हिंदी में जो है वो सहसंयोजक बंधन कहते हैं। फिलहाल हम इलेक्ट्रोवैलेंट की चर्चा करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि फार्मूला वगैरह कैसे बनता है। अब वो घड़ी आ गया है जब हम सीखेंगे कि फार्मूला बनता कैसे है। हम पहले सोडियम वाला ही पूरा करते हैं कि सोडियम क्लोरीन 2 8 एक इलेक्ट्रॉन था, इस पे सामान्य स्थिति में 2 8 7 था। लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो 7 से हो जाएगा 8। ठीक है, हम बताए कि जो इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन लिया था? एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही है, लेकिन एक माइनस कहेंगे और इसका एक प्लस कहेंगे। क्लियर यहां से? अब होता क्या है कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दो चुंबक खींचता है, चुंबक हमेशा नहीं खींचता, लेकिन यदि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल हो तो खींचता है, आप सभी लोग जानते हैं, आकर्षित करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है और उस आकर्षण बल के कारण दोनों आपस में बंध जाते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? बंध जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जो आपस में बंधा ना, यही कहलाता है दोनों में बॉन्डिंग बन गई। आप भी ये टर्म यूज किए होंगे कि हम लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा बंधन है। तो यहाँ भी दोनों आपस में बंध गए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच बंधन बन गया है, बॉन्डिंग बन गया है। कई बंधन आप भी सुने होंगे, रक्षा बंधन और भी कई तरह का बंधन। क्लियर यहाँ से? ठीक है, तो आप बताइए ये क्या है? धातु। ये क्या है? अधातु। और ऐसी स्थिति में जो बॉन्डिंग बना है दोनों के बीच, कैसा बॉन्डिंग होगा, कैसा बंधन होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते नहीं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि MgCl2 दोनों के बीच कैसा बंधन है, कैसा बॉन्डिंग है? बोलिएगा सर मैग्नीशियम तो धातु होता है।
क्लोरीन जो है वो अधातु होता है, और यदि एक धातु है और एक अधातु है तो ज्यादा चांस यही है इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, दूसरा बात जो है हमसे ये पूछता है, ठीक है, क्या कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, Na का ओनली सोडियम का। तो हम लोग जानते हैं ना ये 1 इलेक्ट्रॉन दान देता है ना, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दान देगा तो 1 चार्ज आएगा। बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दान देता है, क्योंकि बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। ठीक है, इससे 1 चार्ज आएगा, और जब 1 चार्ज आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। ठीक इसी तरह से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, कितना लेता है ये 1 लेता है, तो मतलब -1 चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 1। जितना चार्ज आता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, सिंपली समझ लेना है। तो इसी तरह से आप बताइए मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन दान देगा ये 2 8 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। दैट मींस जब दान देता है तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस चार्ज आ जाएगा, माने 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, तो Mg का जो है मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 प्लस हो गया। क्लियर है यहां से। अब ध्यान रखिएगा ये तो कोई एक परमाणु है ना, क्लोरीन भी कोई एक परमाणु है ना, यदि परमाणुओं का समूह रहेगा तब कैसे होगा। ध्यान रखिएगा परमाणुओं का समूह रहेगा लेकिन वो यौगिक नहीं रहेगा, कंपाउंड नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा। जैसे हम कुछ का यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपका SO4 है, इसको सल्फेट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ रहेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट, केवल SO4 को सल्फेट पढ़ेंगे। इस पे जो है 2 माइनस होता है चार्ज, 2 माइनस चार्ज होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखे थे ना सोडियम में 1 प्लस होता है, इसी तरह से इसमें 2 माइनस होता है। बोलिए सर इसको समझाइए, इसको समझाएंगे, इसी वीडियो में समझाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको फिलहाल आप रटिए। इसमें 2 माइनस चार्ज है। इसी तरह से कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट पढ़ते हैं, इस पे भी 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, मान लीजिए OH, तो इस पे 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एक परमाणु नहीं बल्कि परमाणुओं का समूह है। ठीक है, तो ये रेडिकल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडिकल। यदि आप याद रखना चाहें तो अच्छी बात, नहीं याद रखना चाहें तो फिलहाल इसका कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में रेडिकल, हिंदी में मूलक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा, वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम फ्रेश से बताते हैं हम आपको, एकदम समझ में आ जाएगा, कोशिश करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फिर से लिखते हैं। बोलिएगा सर कितना बार लिखिए, लिखना पड़ेगा भाई समझाने के लिए। ठीक है, क्लोरीन 2 8 7। अब पहला चीज जो आपको बताना है वो ये कि एक सोडियम 1 और क्लोरीन 1 दोनों के बीच बॉन्डिंग संभव है क्या। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यदि एक सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, हो जाएगा, ये निकल जाएगा और उसमें जाके समा जाएगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, बॉन्डिंग बन जाता है दोनों के बीच। ठीक है, तो यदि एक सोडियम और एक क्लोरीन के बीच बॉन्डिंग बन रही है तो फार्मूला जो लिखेंगे उसमें Na 1 लिखेंगे और Cl भी 1 लिखेंगे। वैसे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो केवल हम लोग NaCl लिखेंगे। ठीक है, समझ गए चीजें। अब यहां तो ठीक है, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, बंधन बना लेता है, माने दोनों जुड़ जाता है, एक सोडियम एक क्लोरीन जुड़ गया। अब दूसरा यदि लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम में 2 8 2 होता है जानते हैं हम, क्लोरीन में 2 8 7 होता है जानते हैं हम। तो आप बताइए क्या संभव है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मतलब एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को क्या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आके समा जाएगा तो 9 हो जाएगा। भाई हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि बाहरी कक्षा में 8 ही होगा अधिक से अधिक, ऑक्टेट रूल। ऐसा संभव नहीं है क्या कि एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन ना दे दे, संभव नहीं। ठीक है, तो यदि संभव नहीं है तो कैसे होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप दोबारा देखिएगा। यदि आप पॉज कर लिए हैं, दोबारा देख लिए तो यहाँ पर समझिए कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि मैग्नीशियम में 2 8 2, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक क्लोरीन को माने एक मैग्नीशियम, सोडियम बोल दिए तो सॉरी, एक मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोरीन को देने से 9 हो जा रहा है, दे नहीं सकता। तो होता क्या है, एक क्लोरीन को नहीं बल्कि 2 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसा तो संभव है एकदम। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 2 क्लोरीन को।
एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो आप बताइएगा, एक जब आ जाएगा तो 7 + 1 8 पूरा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो 7 + 1 8 पूरा हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन को नहीं बल्कि 2 क्लोरीन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। कितना इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि देखें तो स्पष्ट है कि मैग्नीशियम एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा बल्कि 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप समझ गए होंगे कि सर MgCl2, Mg मैग्नीशियम है, Cl क्लोरीन है, क्योंकि 2 क्लोरीन है सो फार्मूला होगा Cl2। मतलब यदि आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, जो कि याद करना जरूरी भी है, मजबूरी भी है, तो आप इस तरह का जो है फार्मूला, सारा तो नहीं लेकिन 40, 50, 60% तक फार्मूला आप वैसे ही मतलब रट सकते हैं, कंफ्यूजन न के बराबर होगा। बोलिए बाकी क्यों नहीं होगा सर, बाकी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ अपवाद भी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग उस अपवाद से बच रहे हैं। चलिए अब आप बताइएगा कि जो है आपका दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो कैसे बॉन्डिंग बनाएगा और जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, ट्राई करिए। जैसे ट्राई कर लिए तो हम बताते हैं क्या होता है। एल्युमिनियम में 2 8 3 13 एटॉमिक नंबर होता है, याद करना है। क्लोरीन में होता है 2 8 7। तो एक एल्युमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को तो दे नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोरीन को यदि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 7 + 3 10 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और वैसे भी समझिए ना, 7 है तो कितना लेगा, एक ही लेगा, ये एक ही लेगा, 3 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक लेने से ही 8 पूरा हो जाएगा उसका, तो एक ही लेगा ये। जबकि इसको देना कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्या बोलेगा कि भाई 3 को क्लोरीन आ जा, 3 को क्लोरीन आ जा, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तुम लोग को। ठीक है, दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको। मतलब एक एल्युमिनियम कितने क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन के साथ। तो फार्मूला क्या लिखिएगा, AlCl3। क्लियर यहां से। चलिए एक चीज और हम आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, एग्जाम में पूछता है कि केवल सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या जान रहे हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन दान देता है, एक का चार्ज आता है, तो हम कहेंगे 1+। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 1-। क्लियर यहां से। लेकिन यदि कोई पूछे कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने चार्ज ना, NaCl पे कितना चार्ज है, माने कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बोलिएगा सर Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है। लेकिन जब ये दोनों बंध जाएगा आपस में, जब अलग था ये, समझिए यहाँ पे जब Na अलग था तब इसमें प्लस चार्ज था, अच्छी बात। Cl जब अलग था तो इसमें माइनस चार्ज था, वो अच्छी बात। लेकिन जब दोनों आपस में बंध जाएंगे तो बंधने के बाद क्या होगा, जब एक साथ हो जाएगा, बंधने का मतलब वही हुआ, एक साथ हो जाएगा तो कितना चार्ज आएगा। तो आप करके देख लीजिए ना कि +1 -1 यदि एक साथ हो तो +1 -1 क्या रिजल्ट देता है, 0 रिजल्ट देता है। दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारा, 0। और ये मान कर चलिए यदि कोई कंपाउंड है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड बने वो स्टेबल हो चुका है अब, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कुछ और हम एग्जांपल लेकर के यदि हम आपको दिखाएं तो देखिए Mg, ठीक है, इस पे क्या होता है 2+, ठीक है 2+ होता है। क्लोरीन, इस पे क्या होता है 1- होता है। लेकिन रिएक्शन करता कैसे है, क्या एक Mg एक क्लोरीन के साथ करता है, नहीं, एक Mg क्या पढ़े थे, MgCl2, मतलब एक Mg 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। एक क्लोरीन पे एक चार्ज था तो 2 क्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाएगा, एक क्लोरीन पे एक चार्ज है तो 2 क्लोरीन पे 2 चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसमें तो है, अब सोच करके देख लीजिए, जब मिल जाएगा MgCl2 तो इस पे होता है 2 चार्ज प्लस में, क्लोरीन में एक क्लोरीन पे एक चार्ज, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 चार्ज होगा, माइनस, तो क्या होगा +2 - 2 का होगा 0, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब इसी तरह से आपको पूछा कि ये है पोटेशियम क्लोराइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है,
बोलिएगा सर ये कंपाउंड ना है, जीरो हो जाएगा। अब कुछ बड़ा बड़ा हम आपको करके दिखाते हैं, समझ रहे हैं, कुछ बड़ा बड़ा। अच्छा बोलिएगा अभी तक तो खाली क्लोरीन वाला लिखे सर, दूसरा कुछ लिखवे नहीं किया, दूसरा भी लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। जैसे हम मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और ये होता है 2 8 8 2, इस तरह से होता है। आपको रटना होगा ये सारी चीजें, हम एक वीडियो में बताएंगे अभी, परेशान मत होइए फिलहाल, एक साथ सारा चीज संभव नहीं बताना। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कैसे होता है, 2 होता है और 6 होता है। तो पहले तो यही चेक करना है कि एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता है। 8 पूरा होगा 2 इलेक्ट्रॉन देने से, हो जाएगा, क्योंकि 6 है 2 देगा तो 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें चला जाएगा, क्लियर। तो इसमें हो जाएगा 2 8 और इसमें भी देखिए 2 8 8, बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन को दे दिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ और बड़ा बड़ा हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं ना, चलिए लिखते हैं हम, जैसे कि